हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है। आप सभी को मैं एडुराम फैमिली में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज प्राचीन इतिहास के बारे में वीडियो लेके आए हैं। प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, उस सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। और ये जो आज का ये सेशन होगा, जो वीडियो होगा, ये केवल अंतिम वीडियो नहीं होगा। आप सभी को हमारे अन्य वीडियो में भी बने रहना है, क्योंकि इसके साथ कई पार्ट आएंगे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक वीडियो में मतलब समाप्त कर पाना संभव नहीं है। इस वजह से हम इसके कई 3 या 4 पार्ट लेके आए हैं। और दोस्तों, ये हमारे वीडियो में अंत तक बने रहना, और भी जितने पार्ट आएंगे उसमें बने रहना, क्योंकि जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं, जो पढ़ाएंगे, जो आगामी परीक्षाएं यूपी SSC पेट 2022 और भी जितनी परीक्षाएं हैं, उसमें जो क्वेश्चन आने हैं वो यहीं से पूछे जाने हैं। विश्वास करिए, हमारी वीडियो जो आएंगी बहुत अच्छी आएंगी। इसमें आप लोग बने रहना और उसमें आप सभी देखना सारी वीडियो को जितनी आएंगी। आज फिलहाल हम पहला पार्ट शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का ही टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर जो स्थल पाए गए हैं वो हमारी सिंधु नदी घाटी के बेसिन के आसपास पाए गए हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और कैसे इसका मतलब उत्खनन हुआ, इसके कैसी मतलब इसके बारे में हमें पता चला। इस सब के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इसका विस्तार दोस्तों जो था हमारे यहाँ, वो त्रिभुजाकार आकृति में था। चलिए देखते हैं। जो इसका सबसे पूर्वी स्थल था वो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में पड़ता है। और नदी जो आपकी है यहाँ पर हिंडन नदी पड़ती है। हिंडन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, याद रखना। और जो इसका पश्चिमी जो स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल जो है कांगेडोर, जो कि ये बलूचिस्तान में पड़ता है। यहीं पर लिख देता हूं। में पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों जो नदी है, वो जो नदी है दास नदी है। दास नदी तक इसका क्षेत्र पश्चिम में फैला हुआ है। और जो इसका जो ये क्षेत्र जो है आपका बलूचिस्तान, ये एक तरह से पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर में पड़ता है। और ये इसका उत्तरी स्थल जो है ये है आपका मांडा, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर दोस्तों नदी जो पड़ती है वो चेनाब नदी है। मांडा दोस्तों याद रखना। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, मेरठ में पड़ता है हिंडन नदी। और जिसका पश्चिमी स्थल है ये कांगेडोर,
यहाँ पे नदी जो है दास नदी है, ये बलूचिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे। और इसका उत्तरी स्थल है वो मांडा है, वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है चेनाब नदी में। और इसका जो दक्षिणी स्थल है महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है गायमान पाल। ये स्थल दोस्तों गोदावरी के पास पड़ता है, गोदावरी के पास। गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी। दोस्तों गोदावरी नदी भी ऑप्शन में हो सकता है और प्रवरा नदी भी ऑप्शन में हो सकता है। इस वजह से आप इन सारी चीज़ों को नोट करके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है वो डायरेक्टली हमेशा नहीं पूछता है, घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। इसलिए सारी चीज़ों को आपको नोट करके चलना है और आप इसको नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको कॉपी में नोट करना है, जिससे आप इसका रिवीजन कर सकें। दोस्तों जो इसकी सीमा थी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, वो किलोमीटर में कितनी थी? तो किलोमीटर में जो इसकी पूरब से पश्चिम जो थी वो 1600 किलोमीटर थी और उत्तर से दक्षिण जो थी वो 1400 किलोमीटर की सीमा थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आता है कि इसकी जो हड़प्पा सभ्यता की जो जलीय सीमा थी वो कितनी थी? तो वो जलीय सीमा जो थी हड़प्पा सभ्यता की, दोस्तों मैं इधर लिख देता हूं, जलीय सीमा जो थी वह 1300 किलोमीटर की थी। इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है या पूछ सकते हैं, पूछा ही आता है। और इसका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि इसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र है, वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था? तो वो जो क्षेत्र है हमारा लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। दोस्तों आप सभी इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलिए रब कर देते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे कि इस सभ्यता की जानकारी हमें कैसे हुई, इसका हमें पता कैसे चला कि कोई सभ्यता जो ये थी ये किस समय मतलब रही होगी या कब रही होगी। तो इसका हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी खोज। दोस्तों इसके जो टाइम पीरियड की बात है, इसके टाइम पीरियड की हम बात कर लेते हैं। जो टाइम पीरियड इसका जो अनुमानित टाइम पीरियड था वो कितना था इसका? दोस्तों जो इसका टाइम पीरियड जो था, ज्यादातर इतिहासकार जो सर्वमान्य है, ज्यादातर इतिहासकारों ने जिस टाइम पीरियड को माना है उस टाइम पीरियड की हम बात करते हैं। वो टाइम पीरियड है 2350 बीसी से 1750 बीसी के मध्य। ये टाइम पीरियड जो है ये सर्वमान्य है। यही टाइम पीरियड, जैसे परीक्षा में कोई क्वेश्चन आता है तो यही टाइम पीरियड ही सही माना जाता है, और कोई टाइम पीरियड, वैसे कई इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है, लेकिन इस टाइम पीरियड को हम सर्वमान्य मानते हैं। और ये टाइम पीरियड ज्ञात कैसे किया गया था? कार्बन डेटिंग
पद्धति से। इसका मतलब कार्बन 14। याद रखना, जैसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन 14, 15 या जो कार्बन 14 होता है उसके माध्यम से हम कार्बन डेटिंग करते हैं और पता ये लगाते हैं कि जैसे कोई वस्तु जब वो हवा और सूरज की रोशनी के संपर्क में थी तब उसमें कितना कार्बन था, और जब वो एक टाइम पीरियड के बाद जमीन के नीचे दब गई तो उसमें कितना कार्बन बचा। उसी के आधार पर हम उसके समय का पता लगाते हैं। कोई चीज़ जैसे दबी हुई कोई चीज़ है जमीन के अंदर, उसको वो कितने टाइम पहले थी या उसके बारे में पता करते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसके आगे पढ़ाते हैं कि इसकी खोज और उत्खनन कब हुआ। खोज और उत्खनन। दोस्तों, सन 1826 में सन 1826 में एक अंग्रेज विद्वान थे चार्ल्स मेसन। उन्होंने हड़प्पा के टीले की खोज की। सन 1826 में एक अंग्रेज विद्वान थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। उन्होंने हड़प्पा के टीले की खोज की, लेकिन उस समय विशेष उस पर आगे कुछ ध्यान नहीं दिया गया और उस चीज को वहीं पर दबा दिया गया। फिर उसके बाद इसमें सन 1853 से 1856 के मध्य, इस समय दोस्तों जो हमारा अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था, उसके टाइम पीरियड में 1853 से 1856 के मध्य कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तभी इन लोगों को वहां पर कुछ ईंटें मिली और वो जो ईंटें थी बहुत काफी मतलब बड़ी थी, जो उनका साइज था काफी बड़ा था उन ईंटों का। तो उन ईंटों जो उस टाइम पे ईंटें जो चल रही थी अंग्रेजों के समय में, उससे अलग ईंटें थी। तो उनको लगा कि उसके नीचे कोई ऐसी सभ्यता जो है दफन है। तो उन लोगों ने उसमें थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन उस पर विशेष स्तर पे कोई काम नहीं हो पाया। फिर उसके बाद सन 1921 के आसपास, 1921 में एक भारतीय इतिहासकार थे दयाराम साहनी, उनकी अध्यक्षता में हड़प्पा के उत्खनन का कार्य शुरू। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके पहले सन 1905 में पुरातत्व भारतीय पुरातत्व विभाग
का गठन हो गया। तो सन 1921 में भारतीय इतिहासकार दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन शुरू हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे भारतीय पुरातत्व विभाग के इस समय वो हमारे थे, वो अंग्रेज व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉन मार्शल। ये नाम जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि सबसे पहले ये आपका आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो ये सब पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आपसे। और उस समय जो अध्यक्ष थे जो पुरातत्व विभाग थे वो कौन थे? जॉन मार्शल थे और दयाराम साहनी की निगरानी में हुआ था। अध्यक्ष ये नहीं थे, अध्यक्ष जॉन मार्शल थे, लेकिन जो उत्खनन शुरू हुआ था वो दयाराम साहनी के निर्देशन में हुआ था। तो सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा सभ्यता मतलब जो था वो हड़प्पा स्थल था जो खोजा गया था, इस वजह से भी उस स्थल का मतलब उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। और ईयर जो था आपका 1921 था, ये आप नोट कर लेंगे। दोस्तों तब से अब तक कुल 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। उसमें कुछ भारत में है और कुछ पाकिस्तान में है और कुछ पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर में है, लेकिन टोटल लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। ज्यादातर जो स्थल थे वो हमारे सिंधु घाटी के आसपास थे। ज्यादातर जो स्थल थे वो सिंधु घाटी के आसपास थे। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। हाँ दोस्तों, एक चीज और भी है कि इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के लोगों को जो जिस मेटल यानी जिस धातु का ज्ञान था वो कांसा था या फिर तांबा था। तांबा कांसा कैसे? कांसा तो एक मिश्र धातु है, तो कांसे को बनाया कैसे उन्होंने? तांबे में टिन को मिलाकर उन्होंने कांसा बनाया, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। दोस्तों सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, इससे क्वेश्चन आता है और इसको हम देख लेते हैं कि वो स्थल हैं कौन कौन से, वो जगह कौन कौन से, वो स्टेट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला स्टेट जो उसमें आता है
जम्मू कश्मीर। दूसरा स्टेट आता है पंजाब। तीसरा हरियाणा। चौथा उत्तर प्रदेश। पांचवा गुजरात। छठवां महाराष्ट्र। छठवां महाराष्ट्र और एक स्थल है राजस्थान। ये 7 स्थल हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, जहाँ पर ज़्यादातर खुदाई हुई है, जहाँ पर इनके अवशेष मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आगे ये नहीं कहा जा सकता कि किस स्टेट में खुदाई हो जाए, वहाँ क्या मिल जाए, लेकिन दोस्तों अभी तक इतने राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल पाए गए हैं, खुदाई हुई है। तो सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पाए गए हैं ये याद रखना। सबसे ज़्यादा स्थल जो है आपके गुजरात राज्य में है, गुजरात में। गुजरात हो गया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर इसके बाद राजस्थान। इसको दोस्तों नोट कर लेना, उसके बाद इसको रब करते हैं। दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, वो हम 7 स्थलों को जो महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, उनको पढ़ेंगे। तो जो स्थल है, तो 7 स्थल कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्थल है आपका हड़प्पा। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। जोदड़ो या जुदाड़ो कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा स्थल जो है आपका लोथल। चौथा है धौलावीरा। पांचवा है राखीगढ़ी। छठवां है कालीगंगा। कालीगंगा और 7वां है बनमाली। दोस्तों इन 7 स्थलों को हम एक रूप से पढ़ेंगे और इनके बारे में डिटेल से बताएंगे कि किस स्थल में क्या पाया गया है और क्या इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज हम उसको क्या करते हैं इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि किस स्थल पे क्या पाया गया है, ये बहुत पूछा जाता है। तो हम ऐसी चीजें लेके आएंगे अगली वीडियो में, पार्ट 2 में, कि उसमें पार्ट 2 में लेके आएंगे अगली वीडियो में कि जितने भी ये 7 स्थल हैं, इन स्थलों में जो अलग अलग तरीके की चीजें पाई गई हैं वो कहीं से कुछ छूटे ना। तो इसलिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। और हमारा जो अगला पार्ट आएगा हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2, और उसका भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। और जिस तरह से इसमें आप लोगों ने मतलब सहयोग दिया है, सहयोग देते रहना, मतलब आगे पूरा वीडियो हमारा देखना, कोशिश ये है। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।